हेलो स्टूडेंट्स। तो इक्विलिब्रियम यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है हमारे पास रिएक्शन कोशेंट। क्या नाम है भाई इसका? नाम हमारे पास रिएक्शन कोशेंट। तो देख लेते हैं ये क्या होता है। देखो भाई, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है, क्योंकि अगर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीख लिया है तो ही ये वीडियो आपको समझ में आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रिएक्शन थी, जैसे मान लिया मेरे पास ये ए था और ये हमारे पास ये रिएक्टेंट था बी। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे? और प्रोडक्ट बना रहे थे। क्या बना रहे थे? प्रोडक्ट बना रहे थे सी और, ठीक है। और इसके अंदर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी निकाला था, और वो क्या था हमारे पास? प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पावर देयर न्यूमेरिकल वैल्यू, और बाय में हमारे पास क्या आ जाएगा? बाय में हमारे पास आ जाएगा रिएक्टेंट। तो ये हम कर चुके थे। ठीक है, ये हमने निकालना सीख लिया था। इसके बाद अब देखिए क्या होगा। जो ये हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे थे, ये सिर्फ हम कहां पर निकालते हैं? ये सिर्फ कहां पर निकलता है? जब हमारी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पर आ गई है। मैंने अभी क्या बोला है, ध्यान से सुनना। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये हम जो केसी है वो कहां पर निकालते हैं? जब हमारी रिएक्शन के अंदर, जब हमारी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया हो, तब निकालते हैं। लेकिन लेकिन एक ऐसी जरूरत पड़ी कि क्या कोई ऐसा भी कांस्टेंट है जो इस रिएक्शन का हम बिना इसी इक्विलिब्रियम अटेन हुए भी निकाल सकते हैं? वो बिल्कुल है। उसके लिए एक नया टर्म लाया गया था, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कोशेंट। इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कोशेंट, जिसको हम क्या से डिनोटेड करते हैं? क्या सी से, है ना? रिएक्शन कोशेंट, ठीक है, इससे। ये भी बिल्कुल ही सिमिलर है इसके, जिस टाइप से हम केसी निकाल रहे थे बिल्कुल वैसा ही निकलेगा। जैसे यहाँ पे केसी था, यहाँ पर हमारे पास क्यूसी आ जाएगा, और यहाँ पर बिल्कुल सेम चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा। तो डिफरेंस सिर्फ कहां पर आएगा? डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर है कि जो हमारे पास केसी था वो तब निकलता है जब हमारी रिएक्शन कहां पर है? हमारी रिएक्शन कहां पर है बताओ? वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है रिएक्शन। लेकिन हम क्यूसी को किसी भी स्टेज पर निकाल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? देखो भाई, हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रिएक्शन कोशेंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर, या फिर मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन, अगर हमारी जो रिएक्टेंट है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर या फिर एक्वस फॉर्म के अंदर लिए गए हैं, तो हम उनकी मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं। अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट थे वो गैसेस फेज के अंदर थे, तो इसकी जो हम मोलर कंसंट्रेशन ना लेकर के हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट स्पीसीज टू दैट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज एट एनी स्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है इधर, एट एनी स्टेज। जो हमारे पास क्यूसी है वो एट एनी स्टेज निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास केसी होता है वो केवल इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद ही निकाल सकते हैं हम। आई बात समझ में? डिफरेंस पता चल गया केसी और क्यूसी के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और वो हमारे पास क्या है? रिएक्शन क्यूशेंट है, ठीक है। बोलो भाई, आया कि नहीं आया समझ में? अब आगे देखो। इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज आर कंसिडर्ड द क्वोशेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन क्वोशेंट, ठीक है। अगर हम मोलर कंसंट्रेशन यानी जो मोलर कंसंट्रेशन किसकी फॉर्म में लेकर चल रहे हैं, यानी कैल्सी की फॉर्म में ले चल रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्वोशेंट कहेंगे, या फिर कंसंट्रेशन क्वोशेंट कहेंगे उसको, यानी कैल्सी को, ठीक है। अगर हम पार्शियल प्रेशर यानी कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, मान लिया मेरे पास ये ए है, ये एक गैसेस फेज के अंदर प्रेजेंट है, प्लस में ये मेरे पास एक दूसरा रिएक्टेंट है यानी कि बी, ठीक है। ये भी मेरे पास गैसियस फेज के अंदर है,
और ये हमारे पास रिएक्शन चल रही है, ये प्रोडक्ट बना रही है सी, ये भी मेरे पास गैसेस फेज के अंदर है, और ये मेरे पास डी है, ये भी मेरे पास किसके अंदर है भाई, गैसेस फेज के अंदर है, ऐसे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या लेकर चलेंगे, बोलो प्रेशर कोशेंट, यानी कि इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, क्यूपी निकालेंगे। ऐसे क्यूपी कैसे निकलेगा बताओ, बिल्कुल ही इजी है, प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट कर दो और पावर देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ पर हमारे पास गैस स्टेट के अंदर नहीं होते, अगर हम यहाँ पे वो भी लिक्विड स्टेट के अंदर होते या फिर एक्वस स्टेट के अंदर होते, तो हम इस रिएक्शन का क्यूसी निकाल देते। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर यानी गैस स्टेट के अंदर है, तो इसका हम पार्शियल प्रेशर लेके चले। बोलो भाई, रिएक्शन कोशेंट समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक आया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की, देखो भाई, अगर मेरे पास जो क्यू है, यानी रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ी है, यानी कि क्या है, ध्यान से सुनना, अगर मेरी जो वैल्यू है, जो क्यू की वैल्यू है वो बड़ी है किससे, इससे। देखो ये वाली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है, ये आप ध्यान से देखिए इधर, ये मैंने लिख रखी है इधर। अगर हमारी ये कंडीशन है, यानी कि हमारा जो क्यू है वो बड़ा है, इससे इसका मतलब जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है रिएक्शन के अंदर, जो हमारे पास रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। देखो भाई ये नीचे लिखा हुआ, देन प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट है वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, देयरफॉर द रिएक्शन विल प्रोसीड मोर इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू अटेन द इक्विलिब्रियम। तो अब इसे समझ लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, देखो भाई। देखो भाई वो क्या लिखा हुआ था, इसका मतलब समझते हैं कि जो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाएगी। मान लिया मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है ए प्लस बी, ठीक है, इस कंडीशन में ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास जो क्यू की वैल्यू है वो बड़ी आ जाती है किससे, के से, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, इसका ये मतलब है कि हमने जो रिएक्टेंट लिया था, इसका मतलब है जो रिएक्टेंट लिया था वो लो अमाउंट में है, यानी कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट है, यानी कि अगर हम क्या निकाल ले, यानी कि सी प्लस डी, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे हमारे पास बी, यानी कि एक टाइप से ये हमारा प्रोडक्ट ही है ना, एक टाइप से ये हमारा प्रोडक्ट ही है, प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट। अगर हमारा जो रिएक्टेंट है यानी वो कम अमाउंट में है, यानी कि बात को समझो, जो हमारा प्रोडक्ट है इस केस में अगर हमारा क्यू ज्यादा आ रहा है, इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट है वो लार्ज अमाउंट में है। ठीक है, प्रोडक्ट है लार्ज अमाउंट में है, यानी कि जो हमारा जो ये प्रोडक्ट है ना, ये जो प्रोडक्ट है ये लार्ज अमाउंट में है। अब इस तरफ लार्ज अमाउंट में हो गया और इस तरफ कम अमाउंट में हो गया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए जो हमारी रिएक्शन है वो किस तरफ चल पड़ेगी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर चल पड़ेगी, इस तरफ। यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का बढ़ा था उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारी रिएक्शन है दोबारा से रिएक्टेंट की तरफ चल पड़ेगी, यानी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर चल पड़ेगी। इस लाइन का ये मतलब था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया, अब ये देख लेते हैं, अगर हमारे पास जो क्यू की वैल्यू है वो के इक्वल आ जाए, यानी जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है वो इक्वल आ जाए, इसका मतलब जो हमारी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, उसके अंदर वो किसी भी डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट नहीं होगी। देखो भाई ये बीच वाला केस है, ये आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, उसके बाद देखिए सी केस के अंदर क्या है, ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास जो क्यू की वैल्यू है, अगर मेरे पास क्यू की वैल्यू है छोटी है के से, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से,
तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो स्मॉलर अमाउंट में है, यानी कि रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में है। देखो भाई ध्यान से, अब इस केस में क्या हो गया, इस केस में क्या हो गया, हमारा जो उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया, देखो हमारा जो ये क्यू है वो छोटा है किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। इसका मतलब हमारे पास जो ये है ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर चलेगी, है ना। और वही लिख रखा है यहाँ पर। आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। तो ये हमारे पास रिएक्शन कोएफिशिएंट का एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।